कभी सोचा है ट्रैफिक लाइट, जेब्रा क्रॉसिंग, यहाँ तक कि स्कूल की घंटी, हमारी रोज की जिंदगी ऐसे ही कितने सारे छोटे बड़े अनदेखे नियमों से चलती है। पर ये नियम आखिर बनाता कौन है? और क्या होगा अगर ये सब अचानक से गायब हो जाएं? तो चलिए आज हम इसी बड़े सवाल की तह तक जाएंगे कि हमें सरकार की जरूरत ही क्यों है। इस सफर में हम सबसे पहले एक ऐसी दुनिया की कल्पना करेंगे जहां कोई नियम कानून नहीं है। वहां से हम सरकार के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देखेंगे कि ये काम कैसे करती है, इसके अलग अलग लेवल्स क्या हैं, और आखिर में जानेंगे कि इस पूरे सिस्टम में हम सबकी क्या भूमिका होती है। देखिए, किसी चीज की जरूरत समझने का सबसे अच्छा तरीका है ये सोचना कि उसके बिना आखिर होगा क्या। तो चलिए एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। स्वागत है एक ऐसी दुनिया में जहां कोई नियम नहीं है। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ ट्रैफिक बिल्कुल आराम से चल रहा है, सब कुछ व्यवस्थित है, और दूसरी तरफ पूरी तरह से अफरा तफरी मची है, सब कुछ रुका हुआ है। बस यही वो बुनियादी फर्क है जो नियम पैदा करते हैं। ये एक तरह से वो नींव हैं जो किसी भी समाज को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या होगा अगर कोई नियमों को माने ही नहीं? जवाब सच कहूं तो बहुत सीधा और थोड़ा परेशान करने वाला है। हमारा पूरा समाज एक तरह से ढह जाएगा। ट्रैफिक से लेकर अर्थव्यवस्था और स्कूल कॉलेज तक बिना साझा नियमों के हर चीज थम जाएगी, सब कुछ ठप पड़ जाएगा। और बस इसी बड़ी समस्या के समाधान के लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसे हम कहते हैं सरकार। ये वो व्यवस्था है जो इस केओस को, इस अफरा तफरी को एक व्यवस्था में बदलने के लिए बनाई गई है। तो आखिर ये सरकार है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो सरकार लोगों का वो समूह या सिस्टम है जो नियम बनाता है और साथ ही ये पक्का करता है कि उन नियमों का पालन भी हो, ताकि समाज में एक व्यवस्था बनी रहे। और जब यही नियम इतने जरूरी हो जाते हैं कि वो सब पर लागू होने चाहिए, तो उन्हें हम कानून या लॉ कहते हैं। कानून समाज के वो ऑफिशियल नियम हैं जिन्हें सरकार बनाती है और जिनका पालन करना हर किसी के लिए जरूरी होता है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार ये सब करती कैसे है? इसके कामों को आमतौर पर 3 हिस्सों में बांटा जाता है। इन्हें हम सरकार के अंग या ऑर्गन्स भी कहते हैं। चलिए देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले है विधायिका, जिसका काम है कानून बनाना। फिर आती है कार्यपालिका, जो ये पक्का करती है कि वो कानून हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू हों। और आखिर में है न्यायपालिका, जो कानूनों के पालन और उनकी सही व्याख्या पर नजर रखती है। ये 3 अलग अलग हिस्से, कानून बनाना, लागू करना और न्याय करना, ही सरकार की रीढ़ की हड्डी हैं। अच्छा, चलिए एक पल के लिए कार्यपालिका यानी कानूनों को लागू करने वाले हिस्से पर फोकस करते हैं। भारत जैसे बड़े देश में हर चीज को एक जगह से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसीलिए कामों को बांटा गया है। कुछ मामले हैं जो पूरे देश से जुड़े हैं, जैसे देश की रक्षा। ये काम केंद्र सरकार देखती है, और जो काम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के ज्यादा करीब हैं, जैसे स्थानीय पुलिस या खेतीबाड़ी, उन्हें राज्य सरकारें संभालती हैं। और बस यहीं से हम अपने अगले पॉइंट पर आते हैं। सरकार सिर्फ एक चीज नहीं है, ये अलग अलग लेवल्स या स्तरों पर काम करती है। इसको समझने के लिए चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए कहीं बाढ़ आई है। अगर सिर्फ कुछ गांव प्रभावित हैं तो वहां की लोकल सरकार हालात संभाल लेगी। अगर बाढ़ पूरे राज्य में फैल जाए तो राज्य सरकार को आगे आना होगा। और अगर ये एक राष्ट्रीय आपदा बन जाए तो केंद्र सरकार अपनी पूरी ताकत के साथ मदद के लिए आएगी। मतलब हर लेवल की समस्या के लिए सरकार का एक वैसा ही लेवल तैयार रहता है। तो इससे हमें क्या समझना है? बिल्कुल साफ है। छोटे लोकल मुद्दे लोकल गवर्नमेंट, बड़े राज्य स्तर के इश्यूज स्टेट गवर्नमेंट, और पूरे देश से जुड़े मामले सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब तक हमने देखा कि एक पूरा सिस्टम है, अलग अलग लेवल्स हैं, काम भी बटे हुए हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, इस पूरे सिस्टम को पावर कौन देता है? और इसका जवाब ही हमारे समाज की नींव है, लोकतंत्र। ये जो शब्द है ना, डेमोक्रेसी या लोकतंत्र, ये ग्रीक भाषा से आया है। डेमोस यानी लोग और क्रेटोस यानी शासन, तो सीधा साधा मतलब हुआ लोगों का शासन। लोगों का शासन सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन जरा सोचिए, ये असल में काम कैसे करेगा? क्या भारत के 100 करोड़ से ज्यादा लोग हर एक कानून पर सीधे वोट कर सकते हैं? शायद नहीं। और बस इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है लोकतंत्र के 2 अलग अलग रूपों में। एक तरफ है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, बिल्कुल वैसे जैसे क्लास में सब हाथ उठाकर डिसाइड करें कि पिकनिक कहां जानी है। हर कोई हर चीज पर वोट करता है। दूसरी तरफ है प्रतिनिधि लोकतंत्र, जहां क्लास एक मॉनिटर चुनती है जो प्रिंसिपल के सामने उनकी बात रखेगा। भारत जैसे बड़े देशों में यही प्रतिनिधि लोकतंत्र काम करता है। हम वोट देकर अपने प्रतिनिधि यानी विधायक या सांसद को चुनते हैं। ये लोग फिर हमारी तरफ से विधानसभा या संसद में बहस करते हैं और कानून बनाते हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर वो ठीक से काम ना करें तो अगले चुनाव में हम उन्हें बदल भी सकते हैं। तो अब जब हम ये सब समझ चुके हैं, तो आखिर में एक छोटा सा काम। कल जब दिन की शुरुआत हो तो बस अपने आसपास गौर कीजिएगा। नल से आते साफ पानी में, जिन सड़कों पर चलते हैं उनमें, या उस सुरक्षा में जो रात में चैन से सोने देती है। आप शायद हैरान रह जाएंगे कि ये पूरा सिस्टम, ये सरकार हमारी जिंदगी में कितनी घुली मिली हुई है। इस पर सोचिएगा जरूर। चलिए आज बात करते हैं उस सरकार की जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डालती है। जी हाँ,
वही सरकार जो हमारी सड़कों, हमारे पार्कों का ध्यान रखती है और ये पक्का करती है कि हमारा कचरा रोज उठाया जाए। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये जो आइडिया है ना ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी का, ये कोई नया नहीं है। जैसा कि रुस्तम के सिद्धवा ने 1949 में कहा था, ये तो मॉडल इंडिया के विजन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा था। मकसद ये था कि लोगों को अपने ही आस पड़ोस में शासन चलाने का, उसे समझने का मौका मिले। अपने शहरों में हम अक्सर ये दो तस्वीरें देखते हैं, है ना? एक तरफ टूटी फूटी सड़कें और दूसरी तरफ बिल्कुल साफ सुथरे हरे भरे पार्क। तो सवाल ये उठता है कि इन जगहों को मैनेज करने के लिए आखिर कौन सा सिस्टम जिम्मेदार है और ये काम कैसे करता है। तो चलिए इसी सिस्टम को थोड़ा और करीब से समझते हैं, जानते हैं कि ये स्थानीय स्वशासन आखिर है क्या, जो पावर को सीधे उन लोगों के हाथ में देता है जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अब ये समझने के लिए कि लोकल गवर्नमेंट आखिर फिट कहाँ होती है, हमें भारत के पूरे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को देखना होगा। चलिए देखते हैं कि ये पिरामिड कैसा दिखता है। इस पिरामिड में सबसे ऊपर टॉप पर है हमारी केंद्र सरकार। ये पूरे देश के लिए जरूरी मामलों को देखती है, जैसे डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और करेंसी। फिर इसके ठीक नीचे आती हैं राज्य सरकारें। हर राज्य की अपनी सरकार होती है जो अपने एरिया के मामलों को मैनेज करती है, जैसे पुलिस, पब्लिक हेल्थ और एग्रीकल्चर। और फिर हम आते हैं उस लेवल पर जो हमारे सबसे करीब है, लोकल गवर्नमेंट। ये वो सरकार है जो हमारे शहरों और कस्बों में काम करती है और हमारी रोज की जरूरतों को पूरा करती है। और ये स्लाइड ये पूरी तस्वीर को एकदम साफ कर देती है। हम देख सकते हैं कि कैसे ये तीन लेवल, केंद्र, राज्य और स्थानीय, मिलकर भारत का गवर्नेंस सिस्टम बनाते हैं। हमारा फोकस है सबसे निचले लेवल पर, यानी शहरी स्थानीय निकायों पर, जो सीधे लोगों से जुड़े हैं। तो ये शहरी स्थानीय निकाय या अर्बन लोकल बॉडीज आखिर हैं क्या? इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प शब्द है वो है विकेंद्रीकृत, यानी डिसेंट्रलाइज्ड। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि फैसले लेने की पावर दिल्ली या किसी राज्य की राजधानी में नहीं, बल्कि सीधे हमारे अपने शहर या कस्बे में है। इससे फैसले वो लोग ले पाते हैं जो लोकल प्रॉब्लम्स को असल में समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर शहर का शासन एक ही तरह से चलता है। ये शहर के साइज पर डिपेंड करता है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले बड़े शहरों में होता है नगर निगम, उससे छोटे शहरों में नगर परिषद और छोटे शहरी इलाकों में होती है नगर पंचायत। ये सिस्टम पक्का करता है कि हर शहर को उसकी जरूरत के हिसाब से गवर्नेंस मिले। तो एक नगर निगम असल में करता क्या है? उसकी टू डू लिस्ट में क्या क्या होता है? इनकी जिम्मेदारियों की लिस्ट काफी लंबी और मजेदार है। चलिए इंदौर नगर निगम के उदाहरण से इनके कुछ खास कामों को समझते हैं। सबसे पहली और जरूरी चीज, पैसा। शहर को चलाने के लिए लोकल बॉडीज प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर चार्जेस जैसी चीजों से रेवेन्यू जमा करती हैं। ये समझिए कि ये उनके काम का ईंधन है, जिसके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। और इस ईंधन का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ होता है? शायद उस काम में जो हमें रोज दिखता है, साफ सफाई, कचरा मैनेज करना, सड़कें साफ रखना और ये पक्का करना कि शहर रहने लायक बना रहे। ये वो काम है जिसे हम हर दिन महसूस करते हैं। लेकिन कुछ जिम्मेदारियां ऐसी भी हैं जो हमें रोज दिखाई तो नहीं देती, पर होती बहुत जरूरी हैं, जैसे कि हमारी सेफ्टी। शहर की सरकारें आग लगने जैसी इमरजेंसी के लिए फायर सर्विसेज जैसी जरूरी सेवाएं देती हैं, जो चुपचाप हमारी हिफाजत करती हैं। और सोचिए, अगर कोई सर्विस ठीक से काम ना करे तो वो हमारी सुनते भी हैं। ये जो शिकायत वाला सिस्टम है ना, ये हम नागरिकों और हमारी लोकल सरकार के बीच एक सीधी लाइन है। इससे हम अपनी समस्याएं बता सकते हैं और उनके हल की उम्मीद भी कर सकते हैं। और ये लिस्ट यही खत्म नहीं होती। जरा सोच कर देखिए, सड़कों और नालियों को मेंटेन करने से लेकर हेल्थ कैंप लगाने तक, सरकारी योजनाओं को लागू करने से लेकर पूरे एरिया के आर्थिक और सामाजिक विकास की प्लानिंग तक, इनकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। ये वो काम है जो शहर को एक धागे में पिरो कर रखते हैं। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है, ये पूरा सिस्टम सिर्फ सरकार की ड्यूटीज के बारे में नहीं है, ये हम नागरिकों के रोल के बारे में भी है। आखिरकार डेमोक्रेसी एक 2 वे स्ट्रीट है। शहरों में भी वो कम्युनिटी वाली भावना जिंदा है। जरा इस कहानी को देखिए। भारी बारिश के बाद जब एक घर गिर गया तो आस पड़ोस के लोग फौरन मदद के लिए आ गए। ये दिखाता है कि मुश्किल वक्त में शहरी समाज भी एक साथ खड़ा होता है। सोर्स मटेरियल का एक कोट ये बड़ी कमाल की बात कहता है। ये हमारे गांव की पंचायत जैसा लगता है, बस थोड़ा बड़ा है। ये शहरी गवर्नेंस के कॉम्प्लेक्स आइडिया को कितना सिंपल बना देता है ना? इसी को हम फॉर्मल भाषा में कहते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, यानी सहभागी लोकतंत्र। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार को अच्छी तरह से काम करने के लिए हम नागरिकों को भी अपने एरिया की परवाह करनी होगी और एक्टिवली हिस्सा लेना होगा। ये लोगों और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच एक पार्टनरशिप है। तो कोई इसमें हिस्सा कैसे ले सकता है? बहुत आसान है। इसकी शुरुआत होती है छोटे छोटे कामों से, जैसे कचरे को अलग करना या पानी का लीक होने पर तुरंत रिपोर्ट करना। और ये आगे बढ़कर अपने वार्ड के लिए सही प्रतिनिधि चुनने और लोकल फैसलों में अपनी आवाज उठाने तक जाता है। और ये बात हमें वापस इंदौर के एग्जाम्पल पर ले आती है। किसी शहर की कामयाबी सीधे तौर पर वहां के लोगों के एक्शन से जुड़ी होती है। तो ये एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए।
इस हफ्ते ऐसा कौन सा एक छोटा सा काम है जो कोई भी अपनी लोकल गवर्नमेंट को थोड़ा और कामयाब बनाने के लिए कर सकता है? भारत एक विशाल देश, करीबन 6 लाख गांव। तो सवाल यह है कि इतने बड़े देश में शासन आखिर चलता कैसे है, खास तौर पे गांव में, जमीनी स्तर पर। चलिए आज इसी को समझते हैं। महात्मा गांधी की एक बहुत मशहूर बात है कि असली भारत उसके गांव में बसता है, और यह बात आज भी उतनी ही सच्ची है। भारत की असली पहचान, इसकी संस्कृति, इसकी आत्मा इन्हीं गांव में बसती है। जरा इस तस्वीर को देखिए। मान लेते हैं ये लक्ष्मणपुर गांव है। अब जरा सोचिए, भारत में ऐसे 6 लाख गांव हैं और 1.4 अरब से ज्यादा लोग। तो असली सवाल यह है कि इतने बड़े और विविध देश में हर एक इंसान की आवाज कैसे सुनी जाए। तो चलिए इसी लक्ष्मणपुर गांव को लेकर सोचते हैं, यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की परेशानियां क्या हो सकती हैं। सोचिए, अगर किसी की फसल चोरी हो जाए या जोर की बारिश से गांव की मेन सड़क ही टूट जाए, कौन देखेगा ये सब? स्कूल की देखभाल कौन करेगा? पीने के साफ पानी का इंतजाम कैसे होगा? इन सभी सवालों के लिए जरूरी है कि फैसले लोकल लेवल पर लिए जाएं। और यहीं पर इन सारे सवालों का जवाब मिलता है पंचायती राज व्यवस्था में। ये आप कह सकते हैं ग्रामीण इलाकों के लिए एक सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम है। इसका सीधा सा मकसद है फैसले लेने की ताकत को लोगों के करीब लाना, ताकि वो अपने मामलों में खुद शामिल हो सके। लेकिन एक मिनट, क्या ये जो लोकल गवर्नमेंट का आइडिया है, ये भारत के लिए कोई नई बात है या इसकी जड़ें कहीं और गहरी है? जी नहीं, ये आइडिया बिल्कुल भी नया नहीं है, बल्कि ये तो हजारों साल पुराना है। ये जो आप देख रहे हैं, ये कौटिल्य यानी चाणक्य के लिखे अर्थशास्त्र का एक हिस्सा है। सोचिए, करीब 2300 साल पहले उसमें भी 10, 100 और 800 गांवों के ग्रुप्स के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात की गई है। कमाल है ना? तो चलिए अब आज के मॉडर्न सिस्टम पर आते हैं। ये पूरा सिस्टम 3 लेवल्स या कह लें 3 स्तरों पर काम करता है। सबसे पहले है ग्राम स्तर पर, जिसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं। फिर आता है ब्लॉक लेवल यानी पंचायत समिति, और सबसे ऊपर है जिला लेवल या जिला परिषद। ये पिरामिड देखिए, ये पूरे स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझाता है। ये जो 3 लेवल्स हैं, ये पक्का करते हैं कि शासन गांव से लेकर जिले तक हर लेवल पर पहुंचे। ग्राम पंचायत इसकी नींव है, जो सीधे लोगों से जुड़ी होती है। फिर कई ग्राम पंचायतें मिलकर पंचायत समिति बनाती हैं, और कई समितियां मिलकर बनती है एक जिला परिषद। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, पंचायतों से उम्मीद की जाती है कि वो सबकी आवाज सुने। और पता है सब में कौन शामिल है? बच्चे भी। जी हाँ, बच्चों की आवाज भी। और ये स्लाइड इसी कमाल के बदलाव को दिखाती है। एक तरफ देखिए गांव की एक पारंपरिक बैठक, और दूसरी तरफ राजस्थान की एक बाल संसद। ये दिखाता है कि हमारा लोकतंत्र कितना समावेशी बनने की कोशिश कर रहा है। और इसका असर वो भी जबरदस्त रहा है। जैसे महाराष्ट्र में बाल पंचायतों ने चाइल्ड लेबर और चाइल्ड मैरिज जैसी बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सिक्किम में उन्होंने सुरक्षित स्कूल और साफ सुथरी रसोई बनाने के लिए अवार्ड तक जीते। और राजस्थान की ये बाल संसद तो कमाल ही है। ये बच्चों को चुनाव और कैबिनेट के जरिए सिखाती है कि कैसे अपने हक के लिए, अपने समुदाय की जरूरतों के लिए आवाज उठानी है। तो इन सब बातों के बाद सवाल उठता है कि आखिर ये पूरा सिस्टम हमारे लोकतंत्र के लिए इतना जरूरी क्यों है? इसका सार यह है कि ये सिस्टम लोगों को अपने लोकल डेवलपमेंट में सीधे तौर पर हिस्सा लेने का मौका देता है। ये उन्हें एक तरह का स्वर शासन देता है, ताकि वो अपनी समस्याएं खुद सुलझा सकें। और सबसे जरूरी बात, ये पक्का करता है कि लोकतंत्र सिर्फ बड़े शहरों या राजधानियों में नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर हर गांव में चुने हुए प्रतिनिधियों के जरिए काम करे। तो कुल मिलाकर पंचायती राज सिर्फ एक सरकारी ढांचा नहीं है, ये लोकतंत्र की जड़ों को भारत के हर एक गांव तक पहुंचाने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। और यह हमें इस सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि हमारे अपने मोहल्ले या समुदाय में सबसे जरूरी लोकल मुद्दा क्या है।